नमस्कार, मैं सजाब सर कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लास 10th के रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जो भी उसमें डाउट हो आप चाहो तो पूछ सकते हो। अब यहाँ पर क्लास 10th की फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है, और पहला चैप्टर है लाइट। उसके बाद अपने को पढ़ना है, उसके बाद जो अगला चैप्टर पढ़ना है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करके हम चारों चैप्टर का यहाँ पर सीरीज बनाएंगे। चारों चैप्टर का एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। लाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन बनता है, ये सब अपने को डिस्कशन करना है। सबसे पहले लाइट में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू किया, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा कि हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा। प्लेन मिरर के बाद हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, और स्फेरिकल मिरर से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। अब जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा वो यहां पर क्लियर करना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सबसे पहले ये चीज डिस्कस करना है। आपको यहीं पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको प्रिज्म दिख रहा है, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन दिख रहा है, इस तरीके से आपको ऑप्टिकल फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, यहाँ ऑप्टिकल फाइबर दिख रहा है। ये सब किस में आता है, ये सब कंसेप्ट आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करनी है यहाँ पर। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है कि अगर कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो रिफ्रैक्शन में कोई तो लॉ होगा, किसी ना किसी लॉ पर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा होगा। तो सबसे पहले लॉ की बात करते हैं, तो लॉ में सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, उसके बाद यहीं पर एक नॉर्मल होगा, और वहां से रिफ्रैक्टेड रे होगा। क्या ये रिफ्रैक्टेड रे होगा, यहां नॉर्मल आपको दिख रहा है, तो याद रखो ये तीनों किस में होगा, एक प्लेन में होगा। यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने देखा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों एक प्लेन में है, तो ये फर्स्ट लॉ है। प्लेन का मतलब आपको मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया था कि तीनों एक पेपर पर होगा। अगर एक पेपर पर बनाया जाए तो तीनों एक पेपर पर आ जाएंगे। देखो ये आपका, देखो ध्यान से, ये सभी एक प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि लाइट अगर ये आया, नॉर्मल ये है, तो लाइट ऐसे आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये सब एक प्लेन में होना चाहिए। तो ये मैंने सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया। यहां पर लिखा होगा आपका, यहां लिखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ध्यान रखना आप लोग बात कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब पहला लॉ तो हो गया, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि लाइट कहां जाना चाहिए। अब दूसरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जैसे याद करो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि लाइट का किधर की ओर मुड़ना चाहिए, यहां पर भी वही कंसेप्ट लगेगा, यहां पर भी वही कंसेप्ट से आगे बढ़ना है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे होता है, मान लो इंसिडेंट रे के साथ एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल के साथ यहां पर रिफ्रेक्टेड रे होता है। ये सब बातें तो पहले जैसा है। अब यहां पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अगर बात किया जाए तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो यहां पर जो है, जो इस लॉ में कहा गया, कि इस लॉ में ये कहा गया कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। ये साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है।
रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। याद रखना है ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ देखो इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी लॉ को कहा जाता है, इसी लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्नेल्स लॉ के बारे में हमने आपको बता दिया, यही लॉ कहलाता है स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ के बारे में आपने जान लिया। अब यहाँ पर कांस्टेंट है, और जो भी फिजिक्स में हम लोग कांस्टेंट पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम लेते हैं, उस कांस्टेंट का कुछ ना कुछ नाम होता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट का नाम होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर कांस्टेंट का नाम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक बात दिमाग में बैठा लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से जाना जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यहां पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है इसके बारे में अपने जानेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन आपको बताता हूं और सिंबल बताता हूं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लिख देता हूं रिप्रेजेंटेड बाय एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अब वो जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो यहाँ लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर बराबर एन, क्योंकि एन यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अब सिर्फ एन लिखना ये सही नहीं है, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव टर्म, ये याद रखना है, रिलेटिव टर्म होता है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जब भी रिलेटिव टर्म की बात करेगा तो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर मान लो मैंने ये लिख दिया n12 ऐसे लिख दिया, अगर n12 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में लिखा है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है। याद रखना जो लास्ट में लिखा है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और 2 का किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये रिलेटिव टर्म होता है, रिलेटिव टर्म है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। याद रखना आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये कहता है आपका n12। n12 कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो मैंने कहा कि जो लास्ट में लिखा होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर हम n12 की बात करें, n12 तो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, वो सब चीज बात करते हैं। एक बात समझ लो, हमने आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी है तो डेंसिटी के हिसाब से यहां पर अपने बात करेंगे। जैसे यहां पर अगर बात किया जाए तो एक बात दिमाग में बैठाना है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वो सबसे जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट नीचे लेते हैं। कैसे लेते हैं ये चीज समझना है, ध्यान से देखो। जैसे अगर बात किया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू n फॉर व्हाट एयर 1 होता है, ये याद होना चाहिए आपको। n फॉर वाटर 4/3 होता है और जो कि 1.33 के बराबर होता है। n फॉर ग्लास ये होता है 3/2 और ये किसके बराबर होता है, 1.5 के। n फॉर डायमंड, डायमंड होता है 2.42 और ये बात आपको, ये चारों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब देखो ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये सब अगर कुछ नहीं लिखा तो हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में मानते हैं, तो ये भी एयर के रिस्पेक्ट में, ये सब एयर के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखो, यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33।
अब आप खुद बताना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट किन बातों पर कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर अगर आप अपने को ही बात करो, मान लो दो सरफेस है, मान लो यहां पर एक ये पाथ है, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। यहां पर एयर है, पूरा एयर है, ड्राई है, ये पूरा ड्राई है, ये ड्राई सरफेस है, लिख देता हूं मैं ड्राई सरफेस, और यहां पर वाटर सरफेस है। अब यहां पर अगर आपको दौड़ाया जाए, मान लो यहां आप दौड़ रहे हो और यहां भी दौड़ रहे हो, अब एक बात बताओ, आप कहां तेज दौड़ोगे, ड्राई सरफेस पर कि वाटर सरफेस पर? जाहिर सी बात है ड्राई सरफेस पर तेज दौड़ोगे। यहां अगर स्पीड v1 है, यहां स्पीड v2 है, तो आप तुरंत लिख सकते हो कि v1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन v2। आपको मैंने बताया कि अगर एयर के जगह अगर यहाँ ड्राई की बात करो तो ड्राई तो मतलब एयर होगा यहाँ पर। अब बताओ एयर में आपकी स्पीड ज्यादा है तो क्या एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। वाटर में आपकी स्पीड कम है तो लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। तो क्या आप यहां से ये नहीं बता सकते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये बात आपको याद रखना है। अगर लाइट से रिलेट करूं इसको तो यहां याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो वो लिख दिया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब एक बात समझ में आ गया, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेगा उसका स्पीड क्या लेंगे, नीचे लेंगे। तो मैंने यहां पर लिख लिया कि यहां n12 लिखा है, n12 बराबर, आपको मैंने बताया कि किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, 2 के, तो 2 का स्पीड क्या लेंगे, नीचे, और 1 का स्पीड क्या लेंगे, ऊपर। सॉरी, आज थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रही है। देखो यहां पर मैंने बताया आपको कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लेंगे। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है तो 2 में स्पीड ऑफ लाइट नीचे लेंगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ऊपर लेंगे। अब ऐसे ही रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन देता है, मान लो n 5 6 दे दिया, तो बताओ किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, 6 के, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है v6 नीचे, v5 ऊपर, और इसको लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 6 विद रिस्पेक्ट टू 5। याद रखना, ऐसे लिखने का तरीका होता है, आपको याद होना चाहिए कि किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हमने की। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अब मैं बात करता हूं, अब एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हमारा रिलेट करता है। जैसे मान लो n वाटर ग्लास दे दिया, बताओ किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, तो यहां लिख दिया, आप लोग कमेंट में लिख के बताओ कि किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। बिल्कुल बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है तो यहाँ पर ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं NaG बराबर VA अपॉन VG। ये हमारा फार्मूला आ गया आपके सामने। कैसे हम लोगों ने फार्मूला लिखा, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाती है तो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसकी बात हमने कर ली। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं। अगर वेवलेंथ की बात करें तो सबसे पहले नोट करके एक बात लिख लो, नोट करके लिख लो, क्या है, इफ लाइट रे मूव फ्रॉम, इफ लाइट रे मूव फ्रॉम
one medium to another, then speed and wavelength of light change, but frequency of light remain constant. अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर लाइट आया, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v1 है, लेमडा 1 इसका वेवलेंथ इसका लेमडा 1 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मान लो f1 है। अगर लाइट यहाँ से गई दूसरे मीडियम में गई तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, v2 होता है, लेमडा 2 होता है। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी f2 ले लिया तो याद रखो फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू f2 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो मैं लिख दिया v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। ये बात आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, साउंड वाले चैप्टर में v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अगर नहीं भी पढ़ा तो ये याद कर लो, v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अगर मैं फर्स्ट मीडियम में यही फार्मूला लगाऊं तो आपको पता है क्या, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f कर दें तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा v1 इक्वल टू एफ लेमडा 1, v2 इक्वल टू एफ लेमडा 2। अब अपने पास फार्मूला जो होता है वो n12 इज इक्वल टू, आपको पता है जिसका वेवलेंथ, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं उसका स्पीड नीचे लिखते हैं और यहाँ पर v1 ऊपर लिख दिए। v1 की वैल्यू लिख दिया एफ लेमडा 1, v2 की वैल्यू लिख दिया एफ लेमडा 2। एफ से एफ कट गया तो आ गया आपका लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ये आपके सामने फार्मूला है। कैसे निकला वो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर यहाँ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो अपने पास जो फार्मूला आया वो क्या आया, v इक्वल टू एफ लेमडा ले लिया, v1 इक्वल टू एफ लेमडा 1, v2 इक्वल टू एफ लेमडा 2, तो अपने पास फार्मूला आया n12 इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू एफ लेमडा 1 बाई एफ लेमडा 2, जिसको हम लोग लेमडा 1 बाई लेमडा 2 कह सकते हैं। मतलब एक फार्मूला आ गया कि अगर n43 दे दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है तो v3 नीचे और v4 ऊपर। और आपको पता है एफ लेमडा 4 अपॉन एफ लेमडा 3, एफ से एफ कट गया, लेमडा 4 अपॉन लेमडा 3। ये फार्मूला आपके सामने आया। इस तरीके से चाहे कोई भी मीडियम दे, किसी भी मीडियम की बात करे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब मैं आगे बात करता हूं, ये तो वेवलेंथ में रिलेशन हो गया। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको कैसे करना है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा कि n12 इज इक्वल टू n12 इज इक्वल टू, तुरंत आपने लिखा v2 नीचे v1 ऊपर। अगर मैंने यहीं लिखा n13 तो क्या आ गया, v3 नीचे v1 ऊपर। अब दोनों को डिवाइड किया, दोनों को, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया तो आ गया n12 अपॉन n13, तो आ गया आपका v1 बाई v2 इंटू v3 बाई v1। डिवाइड किया, v1 से v1 कटा, आ गया v3 बाई v2। ध्यान से देखो ये किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, 2 के, किसके रिस्पेक्ट में, 3 के, तो इसको लिख सकते हैं n23। ध्यान से देखो
यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि अगर n 2 का है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, और किसके रिस्पेक्ट में 3 का, तो 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है। तो जब भी आपको फार्मूला बनाना हो तो कैसे अपने को बनाना है, यहां पर अगर मान लो कोई फार्मूला आपका दे दिया ऐसे n 4 5, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्पीड का रेशियो लिखो। तो आपको पता है स्पीड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका स्पीड नीचे लिखते हैं, तो v5 नीचे, v4 ऊपर, ठीक है। वेवलेंथ का रेशियो बताओ, तो लेमडा 5 नीचे, लेमडा 4 ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो बताओ, तो मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इनवर्स लेते हैं, तो n किसका, 5 का और ऊपर, और n 4 का नीचे, और किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, या एयर के रिस्पेक्ट में। 1 को हम यहाँ पर एयर मान ले तो एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है। ये सब टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। बताओ यहां तक क्लियर है तो बताओ। मैं इसी रिलेशन को कई तरीके से लिखता हूं। मान लो यहां पर दे दिया मैंने एन ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। आप बताओ बेटा, सबसे पहले स्पीड का रेशियो बताओ। स्पीड में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का, तो उसका स्पीड किधर लेंगे, सब लोग बताएंगे, तो नीचे। तो लिख दिया मैंने vg, ऊपर लिख दिया vw, बराबर। बताओ वेवलेंथ में जैसा v में होता है वैसा वेवलेंथ में होता है, तो लेमडा w और यहाँ लेमडा g। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो में इसका उल्टा होता है, तो हमने लिख दिया ng बाई nw। अब ये किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के, लिख दिया मैंने एयर के। अब वहां पर कुछ नहीं होता तो हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी के रिस्पेक्ट में अगर कुछ नहीं है तो लिख सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली एयर के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर की। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने बताया। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं स्नेल्स लॉ का सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। आपने अब तक स्नेल्स लॉ पढ़ा, स्नेल्स लॉ से एक टर्म आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। अब स्नेल्स लॉ का ही सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं जो कि जनरली यूज किया जाता है। क्या है स्नेल्स लॉ का सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर उसकी मैं बात करूं तो मान लो एक सरफेस है, ऊपर का मीडियम 1 है, नीचे का मीडियम 2 है। लाइट इंसिडेंट किया और वहां से रिफ्रैक्ट हुआ। एक चीज आपको समझ आना चाहिए, यहाँ पर ऊपर आई है, नीचे आर है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और यहाँ का मीडियम n1 है, यहाँ का मीडियम n2 है। अब ध्यान से देखो, अगर स्नेल्स लॉ का सिंपलेस्ट फॉर्म बात करो तो आप तो चाहो तो लिख दो sin i अपॉन sin r बराबर n। अब आपके माइंड में आएगा किसके n की बात कर रहा है, किसके n की बात कर रहा है। अब यहाँ पर तो दो दो n है, ऊपर वाले मीडियम का भी n है, नीचे वाले मीडियम का भी n है, तो कौन सा n लेंगे हम। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताया। मैंने कहा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी के एंगल का साइन लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी के एंगल का साइन लो। तो ध्यान से देखो कैसे होगा, n1 sin i बराबर n2 sin r। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ हो गया। अगर इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में देखोगे तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मैं इसी को बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, n1 sin i बराबर n2 sin r। और आपको याद रखना है, अब यहां से एक टर्म आएगा कि कब i ज्यादा होगा, कब r ज्यादा होगा। तो ये चीज समझने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान देने होंगे, और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है कि लाइट कहां से कहां जाती है। तो याद रखो, सबसे पहले आपको मीडियम के बारे में जानना होगा। मीडियम क्या होता है, जो आप देख रहे हो कि ऊपर वाला मीडियम फर्स्ट, नीचे वाला मीडियम 2, ऐसे लेते हैं। तो मीडियम क्या होता है, मीडियम दो टाइप का होता है, पहला रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। याद रखना आप लोग पहला रेयर मीडियम होता है और दूसरा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है, ये चीज आपको समझना होगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपको ड्राई सरफेस पर दौड़ाया जाए तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, और आपको अगर वाटर सरफेस पर दौड़ाया जाए तो आपकी स्पीड कम होगी। तो जहां आपका स्पीड ज्यादा होगा वो आपका रेयर मीडियम होगा, और जहां आपका स्पीड कम होगा वो आपका डेंसर मीडियम होगा। और यही चीज लाइट के लिए भी लागू होता है। मतलब स्पीड अगर ज्यादा है तो रेयर मीडियम, स्पीड अगर कम है तो डेंसर मीडियम। तो ये रेयर और डेंसर किस पर डिपेंड करता है, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तभी हम रेयर और डेंसर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल आप बता दो। जैसे मैंने कहा कि
किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। क्या आप बता सकते हो कि रेयर है कि डेंसर? बिल्कुल नहीं। अगर मैं यही कहूं कि एक मीडियम दिया है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, तुरंत आप कहोगे जिसमें ज्यादा है वो रेयर मीडियम और जिसमें कम है वो डेंसर मीडियम। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था कि कौन सा रेयर और कौन सा डेंसर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ध्यान से देखो, लाइट अपने पाथ से बेंड हो गई। अगर लाइट बेंड होती है तो यही फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं यहाँ पर, मैं चाहता तो पहले भी डिफिनेशन बता देता, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि लाइट अगर एक सरफेस पर स्ट्राइक करती है और दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिफ्रैक्शन आता किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखो कि कॉज अगर पूछ दे तो कॉज आपको याद रखना है। कॉज क्या होता है रिफ्रैक्शन का? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखना है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंजिंग ऑफ स्पीड एंड velocity, speed and wavelength in another medium, wavelength in another medium। याद रखो कि अगर कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉज क्या है, तो आपको याद रखना है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका क्या होता है, उसका स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, और जिसकी वजह से लाइट अपने पाथ से बेंड होती है, और यही कॉज आपका कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये चीज आपको कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखना है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो हमेशा नॉर्मल की ओर मुड़ती है। नोट करके लिख लो, नोट फर्स्ट। if light ray move from rare to denser, मतलब मैंने यहां लिख दिया n1 लेस देन n2। रेयर टू डेंसर का मतलब n1 लेस देन n2, देन लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां ध्यान से देखो, लाइट किधर की ओर मुड़ी? इधर जाना चाहिए था, इधर से नॉर्मल की ओर मुड़ गई। तो ध्यान से देखो, आई ज्यादा है, आर कम है, तो यहां लिख सकते हैं आई लेस देन सॉरी आई ग्रेटर देन आर, अगर लाइट रेयर से डेंसर जाती है। और यही बात मैं यहाँ पर लिखा था, इफ n1 ग्रेटर देन n2 है तो r ग्रेटर देन i होगा। अगर n1, अब ये तो दूसरे वाले का लिख दिया मैंने, अगर पहले वाले का बात करूं तो ध्यान से देखो, इफ n2 ग्रेटर देन n1 है तो r लेस देन i है। यही बात जो मैं अभी बताया वो चीज। अब इसी का वाइस वर्सा उल्टा लिख सकते हो कि नोट करके दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि इफ लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो लाइट कहां जाएगी? रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये बात मैंने आपको बताया, ये सब चीजें आपको मैंने यहाँ पर क्लियर की है। डेंसर एंड रेयर आर रिलेटिव टर्म, मैंने आपको पहले भी बताया था। डेंसर और रेयर क्या होता है? रिलेटिव टर्म होता है। बताओ यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रेयर और डेंसर मीडियम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो एक क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं, तब आपको पता चले कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं यहीं पर क्वेश्चन ले लेता हूं कि आपको यहां पर जो भी क्वेश्चन है ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है? एक है मीडियम 1, एक है मीडियम 2। आपको मैंने बोला कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 इक्वल टू 4/5 4/3, n2 इक्वल टू 5/4। आपसे पूछा बताओ यहाँ की स्पीड v1 बराबर 5 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। बताओ यहाँ की स्पीड क्या होगी? ये क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो।
अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताओ कौन कौन से मीडियम की बात कर रहा है, 1 और 2। तो हमने सिंपल आपको बताया कि जब भी 1 2 या 3 4 या 5 4 6 या एयर वाटर या वाटर ग्लास की बात करें तो आप सिंपल लिख लो 1 2, लिख लिया, फार्मूला लिखा। n12 का आपको पता है, n12 का अगर वेलोसिटी का रेशियो बोलोगे तो v2 नीचे v1 ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो बोलोगे तो n2 ऊपर n1 नीचे। यही फार्मूला ले लो, आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसी फार्मूले में रख दो। देखो यहां पर मैं पुट करता हूं, सबसे पहले v1 क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई v2 क्या दिया हुआ है, निकालना अपने को, बराबर n2 दिया हुआ है 5/4 डिवाइडेड बाई n1 क्या दिया हुआ है 4/3। आपको पता है ये ऊपर जाएगा ये बीच में, तो आपका फार्मूला आ जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई v2 बराबर, ये ऊपर गया तो 15 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v2 की वैल्यू आ गई 16 5 जा 80 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 का पावर 8, यही आपका वैल्यू आ गया v2 की। कैसे निकला आपको दिख रहा होगा, सिंपलेस्ट फार्मूले से, सिंपलेस्ट तरीके से। इसी में अब अगला क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा ध्यान देना, अगले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये तो तरीका बता दिया मैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप से दिया हुआ है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द, क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सिंपल क्वेश्चन है, ग्लास। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, ये 30 सेकेंड आपको देता हूं, जल्दी करो। जब भी ऐसे एक लाइन में क्वेश्चन देता है तो क्या करते हैं, ठीक है बेटा देखो, जब भी एक लाइन में क्वेश्चन देता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो मीडियम बनाएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम से रिलेट करता है। सबसे पहले किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का, तो ग्लास नीचे लिख लिया, ऊपर एयर लिख दिया। आपसे पूछ रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एयर 1 लिख लिया, एन ग्लास लिख लिया, कितना 3/2। यहाँ पर एयर में स्पीड ऑफ लाइट लिख लिया, v1 की वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और v2 में आपको निकालना है क्या, अब वही क्वेश्चन नहीं हो गया क्या। अब देखो इस क्वेश्चन में पूरे कोई भी वैल्यू नहीं दिया था, लेकिन आपको जो नोन है वो तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली कुछ नहीं दिया हुआ, तो अपने को जो नोन है वो तो लिखना ही पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख दिया 3 इंटू 10 का पावर 8, फिर वही फार्मूला लगा दिया, सिंपल v1/v2 बराबर n2/n1 लिख दिया मैंने। v1 की वैल्यू रख दिया 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई v2 निकालना है, इज इक्वल टू n2 दिया हुआ है 3/2 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया v2 इक्वल टू 3 से 3 कट गया 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब दिमाग लगाओ, यहां पर तो मैंने तरीके से बताया, ठीक है बेटा, तरीके से ही आपको ध्यान देना है। आपको मैं ये भी बता सकता था कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, बस स्पीड ऑफ लाइट एयर से, एयर का स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 है, उसमें उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, 3/2, 2 ऊपर चला गया, आंसर आ गया 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैं चाहता तो ऐसे भी बता सकता था, आप चाहो तो ऐसे जान सकते हो, लेकिन आप तरीके से करो कि आपको हमेशा ये कंटिन्यूटी बना रहा है, कंटिन्यूटी बना रहा है, और आप जो भी क्वेश्चन आए आप कर सको, तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे मैं बोलता कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जैसे यहाँ पर ग्लास के जगह पे ये सब मैं मिटा देता हूँ, ग्लास के जगह पे वाटर का बोल देता, तो आपको पता है कि अगर वाटर का बोलता तो सिंपल हमने आपको बताया कि v वेलोसिटी इन वाटर क्या होगा, पहले स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया 4/3, ये आंसर आ गया 9/4 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कैसे हमने आपको बताया, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अभी क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है, और वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, वो क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बताना है कि क्या होगा उसका आंसर, आंसर क्या होगा वो चीज आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है,
अगर मान लो यहाँ मीडियम मान लो मीडियम 1 है, यहाँ मीडियम 2 है, आपसे बोला कि लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया है कितने पर 45 डिग्री पर, और लाइट यहाँ पर मुड़ा कितने पर 30 डिग्री पर। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और दूसरा क्वेश्चन दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन 30 सेकंड देता हूं आपको करना है। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मतलब n2 1 की बात कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मतलब n12 की बात कर रहा है। अगर आपको पता है तो n12 बराबर होता है n2 बाई n1। तो आप चाहो तो पहले यहाँ देखो, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता हुआ दिखे तो यहाँ n1 कर दो, यहाँ n2 कर दो, यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दो। आपको पता है स्नेल्स लॉ का तरीका क्या होता है। तो यहाँ अगर स्नेल्स लॉ लगाया तो आपका स्नेल्स लॉ क्या यहाँ लगा n1 इंटू साइन 45, n1 इंटू साइन 45 बराबर n2 इंटू साइन 30। हमने यहाँ लिखा n1 इंटू 1 बाई रूट 2 बराबर n2 इंटू 1 बाई 2। रूट 2 से ये कटा तो रूट 2 आ गया, n1 बाई n2 अपने को निकालना है n2 बाई n1 बराबर रूट 2। आंसर आ गया आपका n2 बाई n1 बराबर आ गया रूट 2। कैसे निकला ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यही n21 की बात करें तो n21 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। आपको हर तरीके से क्वेश्चन बताया कि कैसे अपने को सॉल्व करना है, हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया। अब मैं आगे बात करता हूं। अब अगला जो आता है ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो ये वाला क्वेश्चन है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या ये वही क्वेश्चन है बेटा। अब मैं आगे बात करता हूं। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो अपरेंट शिफ्ट और रियल शिफ्ट की बात, लेटरल शिफ्ट की बात करता है, उसकी बात अपने को करनी है। अपरेंट शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, इसकी बात यहाँ पर क्लियर करनी है। तो सबसे पहले मैं अपरेंट शिफ्ट की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं अपरेंट शिफ्ट की यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अपरेंट शिफ्ट क्या कहता है, ये अचानक से बंद कैसे हाँ? तो मेरा वीडियो कब का बंद हो? सिर्फ ये बंद हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा टेक्निकल इशू है तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।